नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 18 अगस्त 2023 और स्वागत है आपका एटोवेल डिस्कशन में। आज दो पार्ट्स में हम हमारी डिस्कशन कंप्लीट करेंगे। पहला पार्ट ये वाला जो अभी आप देख रहे हो, इसमें ये दो आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे, पीएम विश्वकर्मा स्कीम और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक हैंडबुक रिलीज़ की गई है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को दूर करने के लिए। बाकी दूसरा पार्ट जो है डिस्कशन का वो शाम को आएगा, जिसमें बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट एक्ट और बाकी जो हमारी बची हुई चीज़ें और आर्टिकल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। दो पार्ट्स में देखो, इसलिए क्योंकि ना सुबह से थोड़ा फीवर महसूस हुआ, टेबलेट ली, तो सारे आर्टिकल्स अभी हो नहीं पाए, तो मुझे लगा कि जो बचे हुए आर्टिकल्स हैं वो शाम को हम कर लेंगे। अभी जितना है उतना कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की डिस्कशन का फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल पीएम विश्वकर्मा स्कीम से संबंधित है और आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिसंस हैं कौन? परंपरागत शिल्पकार एंड कारीगर। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर कोबलर यानी मोची, इसके अलावा कपड़े बुनने वाले, ताला बनाने वाले, सुनार, इस प्रकार के 18 टाइप के कारीगर हैं जिनके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है, पीएम विश्वकर्मा स्कीम। एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूं, विश्वकर्मा नाम ही क्यों दिया गया है स्कीम में? क्योंकि जो विश्वकर्मा जी हैं ना, उनको देवताओं के महलों का आर्किटेक्ट माना जाता है। दुनिया के पहले इंजीनियर और पहला आर्किटेक्ट भी माना जाता है विश्वकर्मा जी को, और मिस्त्री लोग उनकी पूजा करते हैं। तो इसी वजह से नाम में विश्वकर्मा है, पीएम विश्वकर्मा स्कीम। अब बात करते हैं ये स्कीम है क्या। देखो, स्कीम में टोटल पैसा सरकार खर्च करेगी 13,000 करोड़। 5 सालों के लिए ये स्कीम है, 2023 से लेके 2028 के लिए। करेगी क्या, फायदा क्या देगी? देखो, सरकार ना लोन देगी इन ट्रेडिशनल वर्कर्स को, 3 लाख तक का लोन देगी। शुरू में पहली ट्रांच में 1 लाख का लोन देगी और दूसरे ट्रांच में 2 लाख और देगी लोन के तौर पे। इसके अलावा सरकार ने बोला तो ये भी है स्कीम में कि हम ट्रेडिशनल वर्कर्स को स्किल्स देंगे। आप बोलोगे ये जो ट्रेडिशनल वर्कर्स हैं स्किल सीखने आएंगे, उनकी तो वेजेस का लॉस हो जाएगा ना। सरकार इस बात को भी रिकॉग्नाइज करती है। इसलिए मान लीजिए कोई कारीगर महेश आता है स्किल लेने के लिए, तो उसको 500 रुपये का पर डे के हिसाब से स्टाइफेंड भी मिलेगा, ताकि उसके वेजेस का लॉस ना हो जब वो कोई नई स्किल सीख रहा है। समझ गए? सरकार ये चाहती है कि जो ट्रेडिशनल वर्कर्स के प्रोडक्ट हैं उनको एक नई मार्केट मिले, उनको नई स्किल्स मिले, ताकि वो और बेहतर प्रोडक्ट बना सकें जो मार्केट में फेमस हो, जो मार्केट में चले। सरकार 15,000 रुपये तक देगी इन ट्रेडिशनल वर्कर्स को नया सामान खरीदने के लिए, नया टूल किट खरीदने के लिए। समझ गए? वो टूल किट जिसकी सहायता से ये प्रोडक्ट बनाते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल कोई मूर्तिकार है, उसको टूल्स की आवश्यकता है मूर्ति बनाने के लिए, तो 15,000 रुपये तक दिए जाएंगे ताकि वो नया अपने टूल्स खरीद सके। पहले साल में टोटल 5 साल के लिए है ना ये स्कीम, तो पहले साल में कवर किया जाएगा 5 लाख फैमिलीज को, और फिर आने वाले 5 सालों में टोटल 30 लाख फैमिलीज को कवर कर लिया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत। ये सारे 18 टाइप के कारीगर हैं, जैसे बार्बर, गार्लैंड मेकर मतलब माला बनाने वाला, वाशरमैन यानी धोबी, टेलर यानी दर्जी। और जो लोन मिलेगा ना इन वर्कर्स को, वो देखो कंसेशनल रेट पे मिलेगा, जैसे 5%। अदरवाइज तो ब्याज ज्यादा होता है, लेकिन इनको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाएगा। राइटर देखो एक बात ये बोलते हैं, इन वर्कर्स को अच्छे इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा, ये तो अच्छी बात है, बट ना इनके साथ दिक्कत ये नहीं है कि इनको लोन नहीं मिल रहा। इनके साथ मेन दिक्कत ये है कि इनके जो प्रोडक्ट है ना, उन प्रोडक्ट्स को एक बड़ी मार्केट नहीं मिलती। और जो प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल किसी मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई, तो फिर उसको उसके उचित रेट नहीं मिलते, अंडर वैल्यूएशन होती है प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट को खरीदने वाले लोग नहीं हैं। अब जैसे ताला बनाने वाले लोग हैं, मार्केट में इतने सारे कंपनीज के ताले आजकल अवेलेबल हैं, कुछ चाइनीज प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं। तो जो ट्रेडिशनल वर्कर्स हैं ना, जो ताले बनाते थे, देसी ताले, उनको खरीदने वाले अब काफ़ी कम लोग हैं। ये दिक्कत है इन सब के साथ। अगर सरकार ने लोन दे भी दिया, तो लोन की सहायता से
सारे वर्कर्स थोड़ा ना फायदा उठा सकेंगे उस लोन का, सभी थोड़ी ना लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लेकर आ जाएंगे। टूल किट के लिए सरकार 15,000 रुपए देगी मान लिया, लेकिन ऐसा कोई प्रोडक्ट तो नहीं बना लेंगे ना ये ताला मेकर की नए तरह का ताला आ गया जिससे गोदरेज के जो ताले हैं वो फेल हो गए। समझ गए? तो इस चीज को सरकार को एड्रेस करना चाहिए था। लोन आप दे रहे हो, लोन वो चुका नहीं पाएंगे, बाद में आपका इंटरजनरेशनल पॉवर्टी आ जाएगी। मतलब अभी के जो वर्कर लोन ले रहे हैं, बाद में आप पीछे पड़ जाओगे, लोन वापस दो, उनके जो बच्चे हैं उनको लोन चुकाना पड़ेगा, आगे वो भी गरीब रह जाएंगे। तो ये चीज आपको सोचनी चाहिए। राइटर तारीफ करते हैं कि हाँ ये अच्छी बात है, सरकार बोल रही है कि हम स्किल्स देंगे, और टूल किट के लिए 15,000 रुपये भी अच्छी चीज है। सरकार कहती है कि हम मार्केट दिलवाएंगे, डिजिटल ट्रांजैक्शंस करने पर इंसेंटिव देंगे। ये सारी चीजें सरकार ने अच्छी की हैं इस स्कीम में। इनका इंप्लीमेंटेशन अगर बेहतर ढंग से होता है ना, तो फिर इन ट्रेडिशनल वर्कर्स को वास्तव में फायदा होगा। लास्ट में राइटर यही बात बोलते हैं, अल्टीमेटली देखो स्कीम की जो सक्सेस है इसी बात पर डिपेंड करेगी कि कैसे स्किल्स दिलवाई जाती हैं क्राफ्ट्समैन्स को। उन लोगों को लाना पड़ेगा स्किल्स देने के लिए जिनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप संबंधित क्वालिटीज हैं, जो मोटिवेट कर सकें, जो सिखा सकें इन ट्रेडिशनल वर्कर्स को कि आप भी कैसे बेहतर ढंग से अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो, कैसे बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो। तब जाके फिर स्कीम का वास्तव में फायदा होगा और जो ये ट्रेडिशनल वर्कर्स हैं अपनी ऑफरिंग को अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। आज के डिस्कशन का फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल जेंडर स्टीरियोटाइपिंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको आसान भाषा में ना जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का मतलब बताता हूं। देखो हमारे समाज में ना कुछ चीजें ना एज्यूम कर ली जाती हैं जेंडर के साथ। जैसे लड़कों के साथ ये चीजें एज्यूम कर ली जाती हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। अगर कोई लड़का रोता दिखता है ना तो उसको क्या बोलते हैं घर वाले या फिर रिश्तेदार कि अरे लड़के होकर रोते क्यों हो। समझ गए? ये एज्यूम कर लिया जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं। लड़कियों के साथ ये एज्यूम कर लिया जाता है कि लड़की हो शर्माओ तुम, लड़की हो इसलिए डोल के साथ खेलो, मतलब गुड़िया के साथ खेलो, और लड़का है तो वो कार का खिलौना खेलेगा। ऐसी अनेकों चीजें एज्यूम कर ली जाती हैं जेंडर्स के साथ में। मैं आपको अनेकों एग्जाम्पल दे सकता हूं। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, क्या बोला जाता है, अगर कोई लड़का कई बार वीक होता है ना तो उसे यह बोला जाता है कि चूड़ियां पहन लो। चूड़ियां क्यों पहन लो? क्योंकि चूड़ियां पहनी जाती हैं लड़कियों के द्वारा, लड़कियां लड़ती नहीं है, लड़कियां कमजोर हैं, यह एज्यूम कर लिया गया। और तुम लड़के हो, तुम भी नहीं लड़ रहे हो, इसका मतलब तुम लड़की के समान हो और इसलिए तुम चूड़ियां पहन लो। समझे ये टोंट क्यों मारे जाते हैं? ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है सब की सब। मतलब आप कुछ चीजें एज्यूम कर रहे हो कि ये चीजें लड़के को शोभा देती है, और कुछ चीजें एज्यूम कर रहे हो कि ये चीजें लड़कियों को शोभा देती हैं। बट देखो समाज में हर एक जो इंडिविजुअल है ना उसके इमोशंस अलग हैं, उसका नेचर अलग है। उस इंडिविजुअल को सिर्फ इसलिए नहीं परखा जा सकता कि वो लड़का है तो उसे ये करना चाहिए, लड़की है तो उसका ज़्यादा ध्यान फैमिली पे होना चाहिए, ज़्यादा ध्यान बच्चे पैदा करने पे होना चाहिए। ये चीज़ें एज्यूम नहीं कर सकते आप किसी के साथ भी। हर एक इंडिविजुअल का नेचर अलग है, जेंडर के पैमाने पे किसी को नहीं तोलना चाहिए। आमतौर पे जजेस भी इस प्रकार की टिप्पणी कर देते हैं जिससे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग जो है वो और ज़्यादा बढ़ती है, जेंडर के बीच में जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो और ज़्यादा बढ़ती हैं। तो अब हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ना इस मामले पर एक्शन लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ना एक हैंडबुक रिलीज की है कि किस चीज के लिए आपको कौन सा टर्म इस्तेमाल करना है। जैसे अफेयर की बात करते हैं ना हम, उसका इसके साथ अफेयर चल रहा है, एक्स का वाई के साथ अफेयर चल रहा है। अब जजेस अफेयर वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अब इस्तेमाल किया जाएगा रिलेशनशिप आउटसाइड ऑफ मैरिज। एक्स का वाई के साथ रिलेशनशिप है और वो आउटसाइड मैरिज है, दोनों के आपस में मैरिज नहीं है, लेकिन फिर भी एक्स और वाई की आपस में रिलेशनशिप है। यह शब्द इस्तेमाल किया जाएगा कि एक्स का वाई के साथ रिलेशनशिप आउटसाइड ऑफ मैरिज है, ना कि अफेयर वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। समझ गए? ऐसे ना बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपको इनका इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे सेक्स चेंज वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको वर्ड इस्तेमाल करना है सेक्स रीअसाइनमेंट या फिर जेंडर ट्रांजिशन, इस वर्ड का आपको इस्तेमाल करना है। हाउसवाइफ वर्ड का कभी इस्तेमाल मत करिएगा,
कुछ साल पहले तक ना हाउसवाइफ वर्ड बहुत चलता था इंटरव्यू में या फिर कहीं पर भी। हाउसवाइफ मत बोलिएगा, होम मेकर वर्ड है जो आपको इस्तेमाल करना है हमेशा। समझ गए? तो एक बार आप ये देख लीजिएगा। इसके अलावा देखो इस हैंडबुक में ना कुछ और बातें भी बोली गई हैं। जैसे कई बार आप देखते होंगे कि जज ना इस प्रकार के सवाल उठा देते हैं लड़की के ऊपर कि जब आपका सेक्सुअल हरासमेंट हुआ तो आपने तुरंत की तुरंत पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं रिपोर्ट दर्ज करवाई? आप 3 दिन बाद या फिर 10 दिन बाद क्यों आ रहे हो? तो जज ये क्वेश्चन पूछते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया है अपनी हैंडबुक में। महिलाओं से ये नहीं एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सेक्सुअल हरासमेंट होने के तुरंत बाद ही पुलिस स्टेशन में आए। बाद में भी अगर वो आती हैं रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, इट इज टोटली नॉर्मल। इस बात पे आप जज नहीं कर सकते महिला को। इसके साथ साथ कई बार ऐसा होता है, जैसे पिंक मूवी में हमने देखा, अमिताभ बच्चन की मूवी है। अगर देखो कोई वुमन ट्रेडिशनल क्लोथ्स नहीं पहनती है, जो परंपरागत क्लोथ्स हैं, कपड़े हैं, वो नहीं पहनती हैं, छोटे कपड़े पहनती हैं, स्मोक करती है या फिर ड्रिंक करती है, तो कोई जरूरी नहीं कि फिर उसके साथ गलत होना चाहिए। उसके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो आप उसे जस्टिफाई करो। नहीं, ये चीज गलत है। अगर कोई महिला ये सारे काम करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी कंसेंट है सेक्सुअल रिलेशंस के लिए। ऐसी और बहुत सारी चीजें हैं जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को रिफ्लेक्ट करती हैं। जैसे देखो कई जजेस के द्वारा ये मान लिया जाता है कि महिलाएं जो हैं अपना डिसीजन खुद से नहीं ले सकती, ज़्यादा इमोशनल होती हैं, इलॉजिकल होती हैं। ये सब चीज़ें नहीं एज्यूम की जा सकती, नहीं बोली जा सकती ऑर्डर में या फिर जजमेंट में। इसके साथ साथ सभी वुमेन जो हैं बच्चे पैदा करना चाहती हैं, नहीं, गलत। ये देखो इंडिविजुअल चॉइस है। सभी महिलाओं को आप एक पैमाने पर नहीं नाप सकते, सबकी इच्छा है अपनी अलग अलग। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो ये बात सच है, समाज हमारा पैट्रियार्कल है, लड़कियों के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते, सोशल स्टिग्मा उनके साथ अटैच हो जाता है अगर वो मैरिज के बजाय करियर पे ज़्यादा ध्यान देती हैं, तो मजबूरी में उन्हें लास्ट में आके मैरिज करनी ही पड़ती है। आप में से बहुत से एस्पायरेंट्स के ऊपर मैरिज का प्रेशर होगा। इसके साथ साथ चेंज तो हो रहा है, चीजें बदल रही हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे, बहुत कम स्पीड के साथ में। चेंज जो है वो अर्बन एरियाज में रिलेटिवली ज्यादा है, रूरल एरियाज में चेंज धीरे धीरे आ रहा है। जाते जाते एक और एग्जांपल दिया जाता है, जैसे देखो वुमेन जो है वो ज्यादा सूटेबल है केयरिंग जॉब्स में। जैसे देखो टीचर की जॉब है, नर्स की जॉब है, इन सब जॉब्स को ना पिंक कॉलर जॉब्स कहा जाता है। ये जो केयर से संबंधित जॉब्स होती हैं, ये भी एक स्टीरियोटाइपिंग है कि महिलाएं सिर्फ इन्हीं जॉब्स में ज़्यादा परफॉर्म बेटर कर सकती हैं, दूसरी जॉब्स में नहीं। तो इससे महिलाओं के जो ऑप्शंस हैं दूसरी जॉब्स में लिमिट हो जाते हैं इस प्रकार की स्टीरियोटाइपिंग में। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। हैंडबुक जो रिलीज की गई है जजेस के लिए और वकीलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी ये हैंडबुक, और समाज में जो स्टीरियोटाइपिंग है वो धीरे धीरे और दूर होगी। बट देखो और भी आवश्यक कदम लेने होंगे। ये एक अच्छी शुरुआत है जो सुप्रीम कोर्ट ने की है। इसके बाद ये क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको देने हैं। एक क्वेश्चन तो देखो पीएम विश्वकर्मा स्कीम से संबंधित है। स्कीम का क्रिटिसिज्म यूपीएससी कम पूछती है, क्योंकि देखो आपको भी पता है यूपीएससी में जो मेंबर्स होते हैं वो सरकार के द्वारा अपॉइंट किए गए होते हैं, और सिविल सर्वेंट होने भी ऐसे ही चाहिए जो खुल के सरकार के खिलाफ ना बोलें। तो इस वजह से आमतौर पे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं ना वो स्कीम्स के फेवर में ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। कभी भी आप देखना स्कीम के ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कीम क्या है, क्रिटिसिज्म पे फोकस कम होता है यूपीएससी के क्वेश्चंस में। तो पीएम विश्वकर्मा स्कीम से संबंधित ये क्वेश्चन है। और नीचे वाला क्वेश्चन तो स्टीरियोटाइपिंग से संबंधित है। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग से क्या नुकसान होता है और कितनी ज़्यादा इंटरेस्ट है मॉडर्न सोसाइटी में जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। एग्जाम्पल्स अच्छे दीजिएगा। ये क्वेश्चन ना एथिक्स में पूछा जा सकता है। तो फिर बाकी जो बचा हुआ है हम दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।